हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि हमारी कंट्री में है 3 टियर जुडिशियल सिस्टम। सबसे नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट और उसके ऊपर आता है एट द एपेक्स सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब मान लो कोई केस फाइल किया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस हार गए देन यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में भी केस हार गए देन यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 3 टियर जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब जुडिशरी का रोल क्या है हमारी कंट्री में? सबसे मेजर रोल तो ये है कि लोगों को न्याय देना, टू डिलीवर जस्टिस टू द पीपल, ये सबसे मेजर रोल है। अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी क्राइम हो, मान लो मर्डर हो या चोरी हो या रेप हो, ये सब क्राइम है, तो क्राइम हो रहा है तो सज़ा देने के लिए देयर हैज़ टू बी इंस्टीट्यूशन विच विल पनिश दी पीपल हु आर कमिटिंग दीज क्राइम्स। और कोई सिविल केस हो, मान लो डाइवोर्स का केस हो या प्रॉपर्टी का केस हो, देयर हैज़ टू बी इंस्टीट्यूशन विच विल डिसाइड अपॉन दिस केस। तो इसलिए जुडिशरी का रोल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ जुडिशरी का ये रोल नहीं है कि लोगों को न्याय देना, और भी बहुत रोल है जुडिशरी का। देखो क्या होता है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब ये जो टर्म जुडिशियल रिव्यू है, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है आर्टिकल 13 में, लेकिन ये एक इम्प्लाइड राइट है जो हमारे कोर्ट्स के पास है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स, abridges or contravenes any provision of the part 3 of the constitution, any provision of the fundamental rights of the constitution। स्टेट तुम कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। स्टेट क्या है आपको पता है? स्टेट इज बीइंग डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each of the states, any other local authority within India or outside India but within the control of the government of India। तो ये है स्टेट। राज्यसभा एक स्टेट है, हाँ। लोकसभा स्टेट है, हाँ। प्रेसिडेंट एक स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर स्टेट है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट है, कैग एक स्टेट है, सीबीआई एक स्टेट है, पुलिस हाँ एक स्टेट है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट है, म्यूनिसिपैलिटी स्टेट है, पंचायत स्टेट है। हाँ, क्या मैं स्टेट हूँ? नहीं, मैं एक सिटीजन हूँ। तो आर्टिकल 13 कह रहा है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट क्या आपको पता चल गया? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रवीन्स पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट तुम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते विच विल टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द सिटीजन्स। तुम कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसके वजह से हम सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिया जाए, हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। स्टेट यू कैन नॉट मेक अ लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द power of judicial review। That means Supreme Court and High Court has the power to declare that law as null and void, यानी कि invalid। Supreme Court and High Court has the power to declare that law as unconstitutional और null and void और ultra vires। ठीक है, तो स्टेट तुम यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब हमारी कंट्री में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है ऑन दी स्टेट। फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी वन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये क्या है? ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है। फंडामेंटल राइट्स स्टेट को कह रहा है कि आपको क्या नहीं करना है, मतलब स्टेट की पावर को लिमिट की जा रही है। ठीक है, तो ये लिमिट पावर कौन कर रहा है? ये पावर को लिमिट कौन कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स कर रहा है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए ना। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी तो किए गए, बट देयर हैज़ टू बी अ गारंटर हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द गारंटर और द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर स्टेट ने कल को कोई भी ऐसा लॉ पास कर दिया विच इज़
violating the fundamental right of the constitution. Then Supreme Court and High Court has the power of judicial review. That means Supreme Court and High Court has the power to declare that law is unconstitutional. अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये जुडिशियल रिव्यू की पावर ही नहीं होती तो फिर स्टेट तो कोई भी मर्जी अपनी मर्जी से लॉ पास कर देता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जुडिशरी का, टू लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी देखो, हमारी डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अनलिमिटेड पावर हम स्टेट को नहीं दे सकते, उनकी पावर को लिमिट करना ज़रूरी है। हाँ, उनकी पावर को लिमिट फंडामेंटल राइट्स तो कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स स्टेट को बोल रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। यू शैल नॉट डिप्राइव एनीवन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यू शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी। ये फंडामेंटल राइट्स बोल तो रहा है, बट ये बोल देने से नहीं होता ना। देयर हैज़ टू बी अ गारंटर ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। सो हु इज़ द गारंटर, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। There are 5 types of writs which are guaranteed by the Indian Constitution to the public in case their fundamental rights are being violated. तो वो 5 तरह का रिट क्या है? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ को वारंटो, रिट ऑफ सर्शियरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के बारे में। तो ये जो हेबियस कॉर्पस है ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है टू हैव दी बॉडी ऑफ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कल मेरे घर कोई पुलिस आई और मुझे अरेस्ट कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ उनके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। विदाउट गिविंग एनी रीज़न वो मुझे अरेस्ट कर ली, मुझे जेल में बंद कर ली, मतलब मुझे इलीगली डिटेन किया गया है। मेरे खिलाफ तो कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो नहीं किया गया, मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है। आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आप किसी के पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन मेरे पर्सनल लिबर्टी को तो छीना गया, पुलिस ने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो नहीं किया। दैट मीन्स आर्टिकल 21 मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। इन दैट केस आई कैन फाइल अ रिट पिटिशन ईदर इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो मैं तो फाइल नहीं कर पाऊंगी, मैं जेल के अंदर हूँ। तो माई फैमिली मेम्बर्स और माई फ्रेंड्स दे कैन फाइल अ रिट पिटिशन in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution or in the High Court under Article 226 of the Constitution. अब क्या होगा? मान लो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट विल आस्क मी एंड the person who has arrested me, police, we both will be presented before the Supreme Court. Supreme Court पुलिस से पूछेगा on what basis, on what grounds they have arrested me. क्या उन्होंने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया होगा देन सुप्रीम कोर्ट विल ऑर्डर कि इस बंदे को, मतलब मुझे, तुरंत रिलीज किया जाए। तो इसको बोलते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। देखो, habeas corpus is a Latin term which means you must have the body before us for submitting. This writ helps in the release of an unlawfully detained person. By virtue of this writ, any person who is either in police custody or judicial custody or private custody is presented before the court of law. जैसे मैंने आपको बताया, मैं और पुलिस we both will be presented before the court of law and released if such detention is found to be illegal. तो मुझे रिलीज किया जाएगा अगर मुझे इलीगली डिटेन किया गया था। तो इसको बोलते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस भी एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है टू कमांड। देखो क्या होता है ना कि मान लो कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो अपना मैंडेटेड ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हर एक पब्लिक ऑफिशियल का अपना अपना ड्यूटी। मान लो आप कोई पुलिस के पास गए एफआईआर फाइल कराने के लिए, ठीक है, तो उसका काम है एफआईआर फाइल करना, लेकिन वो करने से मना कर रहा है। मतलब पुलिस जो कि एक पब्लिक ऑफिशियल है वो अपना मैंडेटेड पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर रहा है। मैंडेटेड पब्लिक ड्यूटी मतलब उसका ये ड्यूटी मैंडेटरी है, उसको ये ड्यूटी परफॉर्म करना ही पड़ेगा। वो एक पब्लिक ऑफिशियल है, उसका एक मैंडेटेड पब्लिक ड्यूटी है, उसके लिए मैंडेटरी है कि अगर कोई आएगा आपके पास केस लेके एफआईआर फाइल कराने के तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है, मतलब वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इन दैट केस वो अपना मैंडेटेड पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इन दैट केस आई कैन फाइल अ रिट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल आस्क द पुलिस, विल आस्क द पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म देयर मैंडेटेड ड्यूटी। ठीक है, देखो writ of mandamus. This writ is issued by a court of higher authority directing the lower courts or any other public servant who has failed to perform their duty to perform their mandatory public duty correctly and efficiently. जैसा मैंने आपको बताया,
चलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिट ऑफ मैंडेमस. द रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु इन गुड फेथ wants a public authority to function properly. This writ can be issued against any person or public authority who has failed to perform their मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी. तो आप कोई भी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ ये रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म देयर मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी. अब तो ये हम लोगों ने देखा रिट ऑफ मैंडेमस. अब हम लोग देखते हैं रिट ऑफ को वारंटो. को वारंटो भी एक लैटिन टर्म है. इसका मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी. मान लो मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है. अब मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उस ऑफिस में बैठने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं किसी को घूस दी, मैं किसी को ब्राइब दी, उस वजह से मैं वो ऑफिस होल्ड कर रही हूँ. या फिर और एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं रिटायर हो चुकी हूँ, ठीक है, मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं ऑफिस होल्ड कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं वो ऑफिस में बैठी हूँ. मतलब कि आई डोंट हैव द अथॉरिटी ओवर दैट प्लेस, ओवर दैट ऑफिस. मेरा अथॉरिटी नहीं है टू ऑक्यूपाई दैट पोजिशन, लेकिन फिर भी मैं उस पोजिशन पे हूँ. तो इन दैट केस अ रिट पिटिशन कैन बी फाइल अगेंस्ट मी इधर इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट आई डोंट हैव दिस अथॉरिटी, दैट दिस पर्सन डोंट हैव द अथॉरिटी ऑफ होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस. देखो, रिट ऑफ को वारंटो. This writ is issued asking public servants or any private person to prove under what authority they are holding a certain public office. The burden of proof lies with the concerned person. तो यहाँ पे कोर्ट पूछेगा कि भाई क्या आपके पास अथॉरिटी है टू होल्ड दिस ऑफिस. अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया, हाउएवर इफ द कंसर्न पर्सन फेल्स टू प्रूव हिज अथॉरिटी, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस. मान लो मैं सब इंस्पेक्टर थी, मेरा रिटायरमेंट हो चुका था, फिर भी आई वॉज होल्डिंग दैट ऑफिस. In that case, I will be removed from my office. This writ prevents any person from wrongfully occupying a public office without any authority. ठीक, चलो. Writ of certiorari. Certiorari भी एक लैटिन टर्म है. इसका मतलब है टू सर्टिफाई. मान लो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कोई मर्डर हुआ कर्नाटका में, तो अब ये केस, मर्डर केस कहाँ फाइल किया जाना चाहिए था? कर्नाटका के कोर्ट्स में. क्यों? क्योंकि मर्डर तो कर्नाटका में हुआ है. सो द कोर्ट्स ऑफ कर्नाटका दे हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर दैट मर्डर केस. लेकिन मान लो ये केस फाइल किया गया महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डू नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर दिस केस क्योंकि मर्डर तो कर्नाटका में हुआ है. अब मान लो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्यूज्ड को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपना फैसला सुना दिया. अब क्या होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पता चलेगा, मान लो एक रिट पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि दिस कोर्ट, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर दिस केस. तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये चीज़ पता चलेगी, दे हैव द पावर टू क्वॉश द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. तो देखो, यही है रिट ऑफ सर्टियरी. द रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डायरेक्टिंग अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ पर्टिकुलर केस टू द हायर court for consideration. The higher courts also have the authority to quash an already passed order by the subordinate court. Order already उन्होंने पास कर दिया, accused को guilty declare कर दिया, but उनका jurisdiction तो था नहीं. तो the higher courts will have the authority to quash an already passed order by a subordinate court. This writ aims to correct the mistakes made by the judiciary at the lower level. अब हम लोग देखते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में. तो प्रोहिबिशन तो एक इंग्लिश टर्म है. इसका मतलब होता है टू प्रोहिबिट, दैट मीन्स टू स्टॉप. अब ये क्या होता है? देखो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया, यही सेम एग्जांपल लेते हैं. तो मान लो ये केस था कर्नाटका का, फाइल किया गया महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. अब केस की सुनवाई चल रही है अभी, ठीक है, अभी केस की सुनवाई चल रही है और एक रिट पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में. तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जैसे ही पता चलेगा कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल स्टॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस. वो केस की सुनवाई रोक देंगे. क्यों? क्योंकि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रिट ऑफ सर्टियरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में? रिट ऑफ सर्टियरी में ऑलरेडी जो फैसला है वो कोर्ट ने सुना दिया था, एक्यूज को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था. लेकिन यहाँ पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन में अभी सुनवाई चल रही है, अभी केस की प्रोसीडिंग्स चल रही है, और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पता चल गया कि ये कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल प्रोहिबिट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस. इसको बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन. दिस रिट इज इशूड टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स ऑथराइज्ड jurisdiction. After the issuance of this writ, the proceedings in the lower court stop
stopped immediately and the case is transferred to the authority that has the authorized jurisdiction over this case. This writ can also be termed as stay order. ठीक है, चलो अब this writ can be issued against any judicial or quasi-judicial body acting beyond its jurisdiction. This writ can be issued in the same situations in which the writ of certiorari is issued, except in the cases of errors of law. अब ये हम लोगों ने देखा रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में. अब हम लोग देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है. देखो, मान लो कोई सिविल केस है या क्रिमिनल केस है. मान लो कोई मर्डर का केस है, कोई क्रिमिनल केस है, या कोई सिविल केस है, कोई डाइवोर्स का केस है, प्रॉपर्टी का केस है. तो क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके केस फाइल कर सकते हो? नहीं, आप डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते केस फाइल करने के लिए. पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करना होगा. हाँ, अपील के तौर पर आप जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली तो आप केस फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में. सिविल केस है या क्रिमिनल केस, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा. दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फॉर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. क्यों? क्योंकि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के केस में फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू फाइल अ केस. तो सबसे पहले आप कहाँ जा रहे हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस फाइल करने के लिए. तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. सबसे पहली बार आप कहाँ जा रहे हो? सिविल और क्रिमिनल केस अगर होगा तो सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाओगे केस फाइल करने के लिए. तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट कब जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सिर्फ तब जा सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो. सिर्फ और सिर्फ तब आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो. तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मतलब जब आप डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हो. सिविल या क्रिमिनल मैटर्स में तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट के पास. तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फॉर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके केस फाइल नहीं कर रहे हो. लेकिन जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट has the original jurisdiction only when there is violation of fundamental rights, not in case of civil and criminal matters. तो फिर किस कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन इन केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. ओके, चलो अब और एक चीज़ है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ये क्या होता है? देखो, मैंने तो आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट विल ओनली हियर द केसेस ऑफ फेडरल कैरेक्टर. फेडरल कैरेक्टर मतलब सपोज देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, बिटवीन अ स्टेट एंड स्टेट. तो ये जो डिस्प्यूट है, इन डिस्प्यूट्स को बोलते हैं डिस्प्यूट ऑफ फेडरल कैरेक्टर. तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को, इस तरह के जो केसेस हैं विल ओनली बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. मैंने क्या कहा? विल ओनली बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. ये जो डिस्प्यूट्स है, ये जो केसेस है ऑफ फेडरल कैरेक्टर मतलब इफ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड, स्टेट एंड स्टेट. तो ये जो डिस्प्यूट्स है ऑफ फेडरल कैरेक्टर, इस तरीके के केसेस को आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हो. ओनली द केसेस ऑफ फेडरल कैरेक्टर विल ओनली बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है फेडरल कैरेक्टर, ये जो केसेस है ऑफ फेडरल कैरेक्टर, इट कैन ओनली बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए हम लोग इसको एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं. तो दोनों में आपको पता चल गया, एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एक होता है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. सो सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ फेडरल कैरेक्टर. ठीक है, चलो. Original jurisdiction is the power of the court to hear and adjudicate upon the matter as the court of फर्स्ट इंस्टेंस. आर्टिकल 131 में दिया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इट प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट विल बी कंपिटेंट टू एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट. जैसे मैंने आपको बताया, इन डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, इन डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट. द डिस्प्यूट अंडर दिस आर्टिकल मस्ट रेज अ pertinent question of legal right. No other court has the power to try the disputes envisaged under this article. जैसे हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ
फेडरल कैरेक्टर, वही यहाँ पे मेंशन किया है। नो अदर कोर्ट हैज़ द पावर टू ट्राई द डिस्प्यूट्स envisaged अंडर दिस आर्टिकल। तो ये हम लोगों ने देखा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 131 में। रिट जुरिस्डिक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 में दिया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो आर्टिकल 143 क्या कहता है, द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड वेयर द प्रेसिडेंट कंसिडर्स ऑब्टेनिंग सच ओपिनियन टू बी एक्सपीडिएंट। तो अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि this matter involves interpretation of the constitution or this matter involves a substantial question of law which is of public importance, तो उस केस में president of India has the power to seek the opinion of the Supreme Court। क्यों interpretation of the constitution में president will refer to the Supreme Court? क्योंकि Supreme Court is the final interpreter of the constitution। तो ये आर्टिकल कहता है it is pertinent to note that jurisdiction of the court under article 143 is merely advisory in nature। तो जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को दे रहे हैं अंडर आर्टिकल 143, इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। दैट मीन्स इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। अब हम लोग देखते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के पास केस फाइल नहीं कर सकते, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, लेकिन हम दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, अपील कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका, अगर अंडर आर्टिकल 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू कर दे, मान लो मेरा कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया अंडर आर्टिकल 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दिस केस और दिस मैटर इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट केस आई कैन फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो दो तरीका है, अगर अंडर आर्टिकल 134 है, अगर हाई कोर्ट ने मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दिया, वेल एंड गुड, आई कैन फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन दैट केस। अगर हाई कोर्ट ने मुझे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो मैं अंडर आर्टिकल 136 आई कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। देखो what is a special leave petition? The expression special leave to appeal was taken from the Government Act 1935. A special leave petition provides the aggrieved party special permission to be heard in the apex court against any judgment, decree or sentence of a court or tribunal in the territory of India। अब ये जो special leave petition है, it is not a right that is guaranteed to the citizens of India, but it is a privilege that is granted to the Supreme Court by the Constitution of India। A special leave petition can also be filed if the High Court refuses to grant certificate under Article 134A of the Indian Constitution to the Supreme Court of India। तो दो तरीके से हम लोग जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अंडर आर्टिकल 134A of the Constitution, if High Court certifies that this matter involves substantial question of law or interpretation of the Constitution, in that case we can definitely file an appeal before the Supreme Court। और क्या तरीका है, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 वी कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये हमारा राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो हमारा स्पेशल लीव पिटिशन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अगर एक्सेप्ट किए देन दिस स्पेशल लीव पिटिशन विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अपील एंड द मैटर विल बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, so that's it for today। If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session। Till then, take care and bye bye।